हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कल हम लोग सेट नंबर 6 को कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। आज केवल हम लोग 40 झारखंड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा है? तो मिजोरम का, नागालैंड का, असम का या बंगाल का? तो क्रांतिकारी आंदोलन जिसका इफेक्ट जो झारखंड पर पड़ा है वो है बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ जो करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब झारखंड के आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले बात किया जाए कि झारखंड का पहला विद्रोह कौन था। ठीक है, अगर बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का पहला विद्रोह कौन सा था तो आपका आंसर क्या होगा? तो झारखंड का जो पहला विद्रोह होगा वो ढाल विद्रोह होगा। ठीक है, ढाल विद्रोह। और ये कब होता है? तो ढाल विद्रोह जो है ये 1767 से स्टार्ट होता है और 1777 तक चलता है। इसके जो नेता या प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट कि इसके नेता या इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल। ठीक है, अगर पूछा जाए झारखंड का पहला विद्रोह कौन सा है तो ढाल विद्रोह कब से कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1767 से लेकर 1777 तक चलता है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल। अब चलिए दूसरा पॉइंट नोट डाउन करिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा सबसे बृहत्तम और सबसे खूनी विद्रोह कौन सा रहा? ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे बृहत्तम और सबसे खूनी विद्रोह कौन सा है? तो ये आंदोलन का नाम क्या है? तो ये तमाड़ विद्रोह है। ठीक है, तमाड़ विद्रोह। ठीक है, ये कब से कब स्टार्ट होता है? तो ये 1782 से लेकर 1821 तक चलता है। आप देख सकते हैं कि ये 1782 में स्टार्ट होता है और 1821 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो ये विष्णु मानकी, मौजी मानकी और दुखन मानकी, ये इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट नोट डाउन करिए। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाला सेनानी कौन था? ठीक है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन थे? तो ये थे तिलका मांझी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूँ कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन थे? तो ये तिलका मांझी थे। और किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये तिलका आंदोलन से जुड़े हुए थे। तिलका आंदोलन कब से कब चलता है? तो ये 1783 से स्टार्ट होता है और 1785 ईस्वी तक चलता है। चलिए चौथा पॉइंट नोट डाउन करिए। झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन था? ठीक है, अगर बात किया जाए झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन था? तो ये आंदोलन कौन आंदोलन है? तो कोल विद्रोह है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक आंदोलन कौन था? तो ये कोल विद्रोह था। और इसका डेट कब से कब है? तो ये 1831 में स्टार्ट होता है और 1832 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नोट डाउन करिए। किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति, ठीक है, किस विद्रोह को हम लोग प्रथम जन क्रांति या भारत की जन क्रांति या हूल क्रांति के नाम से जानते हैं? ठीक है, किस विद्रोह को हम प्रथम जन क्रांति, भारत की प्रथम जन क्रांति या हूल क्रांति के नाम से जानते हैं? तो ये विद्रोह कौन सा है? तो ये विद्रोह हो जाएगा संथाल विद्रोह। ये कब से कब स्टार्ट होता है? तो ये 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चलता है। और इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। ठीक है, इनका भी नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ठीक है, उसके बाद चलिए पांचवा पॉइंट नोट डाउन करिए। पांचवा पॉइंट नोट डाउन है कि किस जो आंदोलन को मुल्की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एक जगह। किस आंदोलन को मुल्की व मिल्की आंदोलन या मातृभूमि और जमीन का आंदोलन कहा जाता है? ठीक है, किस आंदोलन को मातृभूमि व जमीन का आंदोलन कहा जाता है? तो ये कौन सा आंदोलन है? तो ये सरदरिया आंदोलन है। ठीक है, सरदारी आंदोलन। और ये कब से कब स्टार्ट होता है? तो ये 1858 से लेकर 1895 तक चलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर से बोल दे रहा हूँ, मुल्की व मिल्की आंदोलन या मातृभूमि और जमीन आंदोलन किस आंदोलन को कहा गया? तो सरदारी आंदोलन को कहा गया।
और ये कब से कब चलता है, तो 1858 से लेकर 1895 ईस्वी तक चलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नोट डाउन करिए। जनजातीय सुधारवादी आंदोलन कौन था? ठीक है, कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसे हम जनजातीय सुधारवादी आंदोलन कहते हैं? जनजातीय सुधारवादी आंदोलन कौन था? तो ये आंदोलन था खरवार आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन कौन सा था? खरवार आंदोलन। ये कब स्टार्ट होता है? तो 1874 ईस्वी में चलता है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी थे। ठीक है, भागीरथ मांझी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि जनजातीय सुधारवादी आंदोलन किस आंदोलन को जाना जाता है? तो खरवार आंदोलन को। कब चलता है? ये 1874 ईस्वी में चलता है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये भागीरथ मांझी थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नोट डाउन करिए, ये 8वां पॉइंट हो जाएगा। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन। ठीक है, अगर पूछा जाए पहला कौन सा ऐसा आदिवासी आंदोलन था जो अहिंसक था, मतलब उसमें कोई भी हिंसा नहीं हुआ था, तो ये ताना भगत है, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ताना भगत आंदोलन ये कब होता है? 1914 ईस्वी में होता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो ये था ताना भगत आंदोलन। कब स्टार्ट होता है? तो 1914 ईस्वी में स्टार्ट होता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत थे। चलिए लास्ट पॉइंट को नोट डाउन करिए। कौन सा आंदोलन को शुद्धि आंदोलन कहा गया? ठीक है, कौन सा आंदोलन को शुद्धि आंदोलन कहा गया? तो हरि बाबा का जो आंदोलन है इसे हम शुद्धि आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये कब स्टार्ट होता है? तो 1931 ईस्वी में स्टार्ट होता है। होप इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची कब लाया गया था? इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिएगा। कोलकाता से रांची लाया गया था। ये कब लाया गया था इन्हें? तो 1914 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में नज़रबंद रखा गया था। उन्हें कोलकाता से रांची जो लाया गया था वो किस तिथि को? तो 1916 में। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ति वाहिनी सेना के जो संस्थापक थे वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव किस किस कहाँ से रिलेटेड थे? तो ये थे 1857 के जो विद्रोह हुआ था वो इनके नेतृत्वकर्ता थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया? खड़िया जनजाति, कोरवा जनजाति, पहाड़िया जनजाति या चेरो जनजाति। तो 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर को जो साथ देते हैं वो कौन से जनजाति रहते हैं? ये चेरो जनजाति रहते हैं। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1857 का विद्रोह नीलांबर पीताम्बर कहाँ से कर रहे थे? तो ये पलामू से ये नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक उरांव के पिता का नाम क्या था? जतरा उरांव, जेठू उरांव, जबरा उरांव या इनमें से कोई नहीं। तो कार्तिक उरांव के जो पिता का नाम था वो था जबरा उरांव। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्तिक उरांव का जन्म कब होता है? तो 29 अक्टूबर 1924 को। इनका जन्म कब होता है? 1924 को, 29 अक्टूबर 1924 को। और ये जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कब भारत वापस लौट आते हैं? तो 1961 में ये लंदन से भारत लौट आते हैं। किनके कहने पर? तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। उसके बाद आकर कहाँ पर ये काम करते हैं? तो ये एचएससी में काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब कार्तिक उरांव जब भारत वापस लौटते हैं तो कौन से कंपनी में काम करते हैं? तो एचएससी में काम करते हैं। और ये किस पोस्ट पर रहते हैं? तो डिप्टी चीफ इंजीनियर डिजाइनर रहते हैं। ठीक है, डिप्टी चीफ इंजीनियर डिजाइनर रहते हैं। ठीक है, एचएससी रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है? ठीक है, झारखंड धाम मंदिर कहाँ पर है? तो गुमला में, सिमडेगा में, रांची में या गिरिडीह में। तो झारखंड धाम मंदिर जो है ये गुमला में नहीं, गिरिडीह में स्थित है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड धाम कहाँ पर है? तो गिरिडीह में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? धनबाद, लातेहार, लोहरदगा या सरायकेला खरसावा। तो छऊ नृत्य का जो है झारखंड के सरायकेला खरसावा में प्रचलित है या प्रसिद्ध है। यहीं से जो छऊ नृत्य का जन्म होता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बांसुरी, शनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? धन वाद्य यंत्र, सुधीर वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र या
अवनद्य वाद्य यंत्र है। तो बांसुरी, सनाई, सींगा ये सब किस तरह के वाद्य यंत्र हैं? तो फूंक कर बजाने वाले यानी सुशीर वाद्य यंत्र, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्यवयंकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? 18 सितंबर 1910, 5 नवंबर 1910, 15 जून 1912 या 5 जुलाई 1917। तो राधा कृष्ण का जो इनका जन्म होता है ये कब होता है? ये 18 सितंबर 1910 में होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राधा कृष्ण का जन्म कब होता है? तो 18 सितंबर 1910 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोरवाल वंशोपुथी की रचना किसने की है? खोरवाल वंशोपुथी की रचनाकार कौन है? तो मांझी रामदास टुडू, WC आर्चर, सनवर कुमार गोस्वामी व वंदना टेटे। तो खेरवाल वंशोपुथी के जो रचनाकार हैं ये मांझी रामदास टुडू है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 23 डिग्री अक्षांश रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राजमहल से होकर गुजरती है वो 25 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजमहल से कौन सा रेखा गुजरता है? तो यहाँ से जो है 25 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरता है। ठीक है, 25 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? 25 डिग्री अक्षांश रेखा को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो 25 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसे हम हिंज रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंज रेखा या 25 डिग्री अक्षांश रेखा, हिंज रेखा या 25 डिग्री अक्षांश रेखा ये राजमहल के क्षेत्र से होकर गुजरता है। राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? तो हिरनी जलप्रपात, काकोला जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात या रजरप्पा जलप्रपात। तो राजमहल की पहाड़ियों में जो प्रमुख जलप्रपात स्थित है वो है मोतीझरा जलप्रपात, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? गढ़वा, लोहरदग्गा, पूर्वी सिंहभूम या पलामू। तो झारखंड का जो जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है वो है गढ़वा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गढ़वा के अलावा और कौन कौन है? तो लातेहार हो जाएगा, गुमला हो जाएगा और सिमडेगा हो जाएगा। गढ़वा के अलावा और कौन कौन जिला है जो छत्तीसगढ़ को टच करता है? तो लातेहार, गुमला और सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुमानी नदी 126.40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है? ठीक है, इसका जो मुहावना किस नदी में है गुमानी नदी का? तो बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा या गंगा। तो गुमानी नदी जो है ये जाकर गंगा नदी में मिलती है लास्ट में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि गुमानी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की कौन सी नदी जो है स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? स्वर्णरेखा, दामोदर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्णरेखा तो स्वर्ण रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। टंगस्टन, टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हजारीबाग के क्षेत्र में पाया जाता है। टंगस्टन का जो भंडारण है कहाँ पर है? तो रांची हजारीबाग के क्षेत्र में। सो ए का हो जाएगा 4। क्रोमियम, क्रोमियम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में क्रोमियम पाया जाता है। अभ्रक के लिए तो कोडरमा फेमस है। उसके बाद सोडियम लवण के लिए संथाल परगना का क्षेत्र है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कोडरमा में, पलामू में, रांची में या साहिबगंज में। तो अमानत बराज परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है वो पलामू में किया जा रहा है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? 1918 से, 1924 से, 1932 से या 1946 से। तो झारखंड में जो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा तांबा का खनन कार्य किया जा रहा है वो 1924 से किया जा रहा है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पलामू में, रांची में, बोकारो में या देवघर में। तो ये जो सोनारी हवाई अड्डा है दो जगह, एक तो जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर में, और एक सोनारी हवाई अड्डा आपका बोकारो में भी है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? अरहर, मूंगफली, उड़द या मक्का। तो खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की जो दूसरी सर्वाधिक प्रमुख फसल है वो हो जाएगा मक्का, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड की जो सबसे प्रमुख फसल कौन सा है, उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास परिधिकरणों की कुल संख्या कितनी है?
4, 6, 8 या 12। तो झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास परिधिकरण का जो टोटल संख्या है वो है 4। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये 4 कौन कौन है? तो रांची, दुमका, आदित्यपुर और बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं? कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल प्रमंडल या उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो जो मेगा हैंडलूम क्लस्टर से पूरा जो जिला सभी पूरा जो आच्छादित है वो संथाल परगना का क्षेत्र है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। संथाल परगना जो प्रमंडल है यहाँ के सभी जिले, यानी कौन कौन जिला हो जाएगा संथाल प्रमंडल के अंतर्गत? तो यहाँ पर देखिए जामताड़ा हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, पाकुड़ हो गया, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया। ये सभी जो है मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? प्रमंडल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर? तो द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत भूमि बैंक का जो निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है ये आपका जिला स्तर पर रखा गया है। ठीक है, जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। हिंदी विद्यापीठ कहाँ पर अवस्थित है? रांची में, पलामू में, चाईबासा में या देवघर में? तो हिंदी विद्यापीठ जो है ये देवघर में स्थित है। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कब बनता है? तो ये वर्ष 1929 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? फुटबॉल के, हॉकी के, वॉलीबॉल के या टेनिस के? तो नरेंद्र सिंह जो है ये किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल? तो शेखर बोस जो हैं ये किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो ये वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। ठीक है, तो ये शेखर बोस हो गए कौन? वॉलीबॉल के। टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में, पूर्वी सिंहभूम में, खूंटी में या बोकारो में? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी जो है ये कहाँ पर है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस समूह के द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? बिरला, अडानी, टाटा या इनमें से कोई नहीं? तो जिस समूह ने इंडिया एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया है वो है बिरला समूह। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ पर स्थित है? बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी। तो रांची में, गढ़वा में, पलामू में या दुमका में? तो बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी है ये है पलामू में स्थित है। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया है। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा था। तो ये दोनों कथन सही है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? रांची में, बोकारो में, दुमका में या हजारीबाग में? तो ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये रांची में दिया जा रहा है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो झारखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत जो देय राशि है वो 1 लाख रुपये की। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये या 1500 रुपये? तो प्रति माह जो सहायता राशि दी जाती है ये 1000 रुपये दी जाती है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले ये राशि कितना था? तो 600 रुपये था। अभी ये बढ़कर कितना हो गया? तो 1000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए, वन अग्नि यानी जंगल की आग की स्थिति से निपटने के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सुजलाम सुफलाम योजना जो है ये सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? 25 जून,
22 नवंबर, 25 दिसंबर या 25 सितंबर। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो अंत्योदय दिवस बनाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा जो अंत्योदय दिवस बनाया जाता है वो 25 सितंबर को बनाया जाता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा योजना विश्व बैंक IMD के द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? मार्जिन मनी योजना, सौर शक्ति योजना, किशोर शक्ति योजना या अन्नपूर्णा योजना। तो विश्व बैंक की सहायता से चलने वाला जो योजना है वो है सौर शक्ति योजना। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में, 2010 में, 2011 में या 2015 में? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना का जो स्टार्ट होता है वो 2011 में होता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस योजना में जो है 5 रुपये में प्रति भोजन जो है 5 रुपये में सबको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दलमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, दलमा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में, हजारीबाग में या रामगढ़ में? तो दलमा अभ्यारण्य जो है ये पूर्वी सिंहभूम में। यानी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है? पलामू अभ्यारण्य, महुआ टाड़ अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य या पालकोट अभ्यारण्य? तो भेड़िया के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है महुआ टाड़ अभ्यारण्य। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है? 3.27, 3.26, 12.15 या 14.20? तो अति सघन वन का जो विस्तार है वो झारखंड में 3.27% है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।